चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं FATF से रिलेटेड। इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या इसका उद्देश्य था, यही सब बातें हम फर्स्ट में देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक प्रकार से इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब ये बहुत सारी देशों की गवर्नमेंट इस ग्रुप में शामिल है। इसकी स्थापना होती है 1989 में 1989 में, जबकि G7 का समिट होता है पेरिस में। ठीक है, अब यदि हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके जो उद्देश्य हैं वो ये हैं कि हमें एक प्रकार से स्टैंडर्ड बनाए रखना है। इसके अलावा हमें प्रमोट करना है इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर फॉर कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से हमको लड़ना है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को हमको रोकना है। इसके अलावा अदर जो रिलेटेड थ्रेट्स हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के, उन सभी से लड़ना FATF का काम है। अब यदि हम बात करें इसके सचिवालय की, जिस सेक्रेटरीट की, तो ये लोकेटेड है एट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। तो यहाँ पर इसका सचिवालय स्थित है। और यदि हम बात करें मेंबर कंट्रीज़ की, तो इसके 37 मेंबर जो जुरिस्डिक्शन है और इंडिया भी इसमें शामिल है। FATF दो प्रकार की लिस्ट को तैयार करता है, एक है ग्रे लिस्ट और दूसरी रहती है ब्लैक लिस्ट। अब ऐसी कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग, ऐसी कंट्रीज जो कि टेरर फंडिंग के लिए एक बढ़िया प्लेस है, मतलब उनको वो सपोर्ट कर रही हैं, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रही हैं, इनको FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। इस इंक्लूज़न का मतलब ये हो गया कि आपको एक प्रकार से वार्निंग है कि आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। और ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कई सारे इकोनॉमिक प्रतिबंध लग जाते हैं, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड है या फिर और भी अन्य चीज़ें। ब्लैक लिस्ट की हम यदि बात करें तो कंट्रीज़ किस प्रकार की रहती हैं इसमें, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ या फिर टेरिटरीज़, जो कि ब्लैक लिस्ट में डाली जाती हैं। और ये जो कंट्रीज़ रहती हैं सपोर्ट करती हैं टेरर फंडिंग की एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ की। और FATF रिवाइजेस करते रहता है ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली, एडिंग और डिलीटिंग एंट्रीज। इसके अलावा यदि हम बात करें FATF प्लेनरी, ये क्या चीज़ है, तो ये है डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द FATF। इसकी मीटिंग कब कब होती है, 3 times पर ईयर, एक साल में 3 बार होती है इसकी मीटिंग। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो अभी FATF की फिर से वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान अभी FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। ऐसा क्यों कहा गया है, तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो, FATF मतलब UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसने पाकिस्तान को कुछ काम दिए थे। इतने पॉइंट में आपको काम करके दिखाना है, यदि आप इनमें सक्सेस हो जाते हैं तो हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर कर देंगे। FATF ने पाकिस्तान को 27 पॉइंट दिए थे, 27 में से उसने 26 तो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन पूरे नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसी के चलते चलते पाकिस्तान की फेलियर को देखते हुए FATF ने कहा है कि हम आपको ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे।
इसके अलावा यदि आपको बाहर होना है तो अभी 6 पॉइंट हम आपको और दे रहे हैं। यदि आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो ग्रे लिस्ट से हम आपको डी लिस्ट कर देंगे, ऐसा एफएटीएफ का कहना है। और ये जो 6 पॉइंट हैं वो मेनली हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड आपको एक्शन लेना है। अब क्या है ना, पाकिस्तान जो है लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा एंड तालिबान, इससे रिलेटेड उसको काम करना था। उन जो 27 पॉइंट दिए थे तो उनको वो कंप्लीट नहीं कर पाया था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ईडी से रिलेटेड, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से रिलेटेड। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है ताकि चीज़ें रिवाइज होती रहें और चीज़ें हमारे माइंड में बनी रहें। तो ईडी क्या है? द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी जिसको डायरेक्टली बोला जाता है, ये एक प्रकार का लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, ये एक एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में यदि इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई लॉ का उल्लंघन हो रहा है। इकोनॉमिक मतलब जहाँ पर पैसे का लेन देन हो रहा है और उसमें धोखाधड़ी हो रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई क्राइम हो रहा है हमारे इंडिया में तो उसको उसकी देखरेख कौन करता है? ईडी करता है। इसका फॉर्मेशन किया गया था पर्पस बना के कि हम जो है एक्सचेंज कंट्रोल लॉ का यदि वायलेशन हो रहा है तो उसको हम हैंडल करेंगे। और ये किसके अंडर में काम होता? ये काम होता फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंतर्गत में। ठीक है, अब इसको इनिशियली यदि हम बात करें, मतलब शुरू की बात करें, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स 1956 में एज ए इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में। तो शुरू में इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में ईडी की स्थापना हुई थी और ये किसके अंडर में काम करती थी? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, 1956 की बात हम कर रहे हैं। बाद में ये शिफ्ट हो जाती है टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन 1960। अब इसके बाद में इसका नाम चेंज होता है। इट वाज रीनेम्ड एज द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी इन 1957। अब यदि हम बात करें ईडी की तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और ये अंडर आता है किसके? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके बाद यदि हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और इसके अलावा इसके कई सारे रीजनल ऑफिस हैं हमारे ऑल ओवर कंट्री में। इसको हेडेड किया जाता है बाय द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। इसका एक डायरेक्टर रहता है जो इसका हेड होता है, जो कि कौन होता है? आईआरएस ऑफिसर, मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर। अब यदि हम इसके कामकाज की बात करें तो देखो, पहला इसका काम है इन्वेस्टिगेटिंग वायलेशन ऑफ फेमा। फेमा के लॉ का और प्रोविज़न का यदि उल्लंघन होता है तो इसकी जांच कौन करता है? ईडी करता है। ठीक है, किस प्रकार से? डेसिग्नेटेड ईडी ऑफिशियल एडजुडिकेट फेमा वायलेशन। ठीक है, इसके अलावा पेनाल्टीज अप टू 3 times द सम इन्वॉल्व्ड कैन बी इम्पोज्ड। इस प्रकार से फेमा एक्ट यदि उल्लंघन हो रहा है तो उसका ये 2 प्रकार के बिंदु बताए गए हैं। ये 2 बिंदु के हिसाब से वो कार्यवाही करता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेट करता है ऑफेंसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA लॉ एंड प्रोविज़न। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रोविज़न का यदि उल्लंघन हो रहा है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करता है ईडी। ईडी के पास पावर है कि वो अटैच करता है एसेट ऑफ द कल्प्रिट्स फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेशन ऑफ फेमा। फेमा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपराधी है
तो उसकी संपत्ति को जब्त करने का की जो पावर है वो ईडी के पास है। अभी 1-2 दिन पहले हमने पढ़े थे कि नीरव मोदी और भी जो अदर भगोड़े हैं उनकी संपत्ति को जब्त करके ईडी ने पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया है बैंक में। अब जैसे कि ईडी ने किसी की संपत्ति जब्त कर ली है, अटैचमेंट ऑफ द एसेट का मतलब होता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफ़र, कन्वर्जन, डिपोजिशन या फिर मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। यदि आपकी संपत्ति अटैच हो गई है तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जैसे मेरे नाम में है तो मैं किसी और के नाम में नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है, आप उसको कन्वर्जन नहीं कर सकते। आपके पास ज़मीन थी, आप उसको बेचना चाहते हो, पैसे में बदलना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा डिपोजिशन और मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेसिंग केसेस ऑफ द फ्यूगेटिव, मतलब जो भगोड़े लोग रहते हैं फ्रॉम इंडिया अंडर द फ्यूगेटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट 2018। तो इस प्रकार से जो भगोड़े लोग रहते हैं उनके केस की भी प्रोसेसिंग है वो कौन करता है? ईडी ही करता है। अब अफेंडर्स choose to stay outside the country and its jurisdiction to protect themselves। अब वे लोग क्या करते हैं, हमारे देश में उनके ऊपर कोई कार्यवाही ना हो, ऐसा उस कार्यवाही से बचने के लिए वो भाग जाते हैं। तो ये जो एक्ट है वो अलाउ करता है इकोनॉमिक अफेंडर्स फ्रॉम इवेडिंग द लॉ एंड प्रिजर्व द सैंक्शनिटी ऑफ द जस्टिस सिस्टम इन द कंट्री। अब यदि हम बात कर लें न्यूज़ की, तो ईडी ने 5 जगह में छापेमारी की है जिनका लिंक है देशमुख वाले केस से, ठीक है। अब ये जो देशमुख वाला केस था, हम काफ़ी टाइम पहले डिस्कस करे थे कि क्या ये केस था, ठीक है, और अभी कहाँ तक ये पहुँच गया है। तो जो देशमुख हैं, अनिल देशमुख, ठीक है, ये महाराष्ट्र के क्या रहे थे? होम मिनिस्टर रहे थे। इनका कनेक्शन था मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। इसी के चलते चलते अन्य जगह पर छापेमारी की गई है जो इस केस से संबंध रखते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक कॉन्टेस्ट को फॉर ऑनलाइन विंडो फॉर पब्लिक सर्विस, ठीक है। दिल्ली की सरकार ऑनलाइन विंडो स्थापित करना चाहती है ताकि पब्लिक सर्विस को वो प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने एक कॉन्टेस्ट आयोजित किया है जिसमें वो लोगों को इनाम देगी। कॉन्टेस्ट इस प्रकार का है, तो द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ए कॉन्टेस्ट फॉर सजेस्टिंग द नेम ऑफ इट्स न्यू ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल। दिल्ली की सरकार चाहती है कि वो एक नया ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल को लॉन्च करे ताकि पब्लिक सर्विस से रिलेटेड वो कामकाज कर सके। इससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति नेम को सजेस्ट करेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा कैश प्राइजेस ऑफ 1.5 लाख, जबकि 21 शॉर्ट लिस्टेड एंट्रीज विल बी अवार्डेड 10,000 ईच, ठीक है। विनर को मिलेगा 1.5 लाख रुपया, और जबकि 21 जो शॉर्ट लिस्टेड एंट्रीज रहेंगी उनको अवार्ड किया जाएगा 10-10 हज़ार रुपया का। पोर्टल है https e-district delhi government.nic.in will have 400 services of all departments available online। ये जो वेबसाइट है यहाँ पर 400 प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट की। द कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एंट्रीज टू द पोर्टल https delhi-government.in new name. The last date for submission of the entries is July 4। तो आप देख लीजिए यदि आपको पैसे कमाना है तो।
इसके बाद वाली न्यूज़ जो है ऑनर किलिंग से रिलेटेड है। तो ऑनर किलिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमको होना चाहिए। ऑनर किलिंग आखिर होती क्या है? तो परिवार के किसी सदस्य विशेष, पार्टिकुलर हम बात कर रहे हैं महिला की, ठीक है, यदि महिला की उसके सगे संबंधियों के द्वारा हत्या हो जाती है तो उसको कहते हैं ऑनर किलिंग। अब ये जो हत्याएं हैं ना, जनरली परिवार और समाज की प्रतिष्ठा के नाम पर की जाती हैं। कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लगातार सख्त होती जाति व्यवस्था, देश में जातिगत धारणाएं लगातार प्रबल होते जा रही। अधिकांश इस प्रकार की जो किलिंग के मामले हैं, ठीक है, ऊंची और नीची जाति के लोगों के प्रेम के संबंधों के मामले में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊंची जाति का लड़का हो गया या लड़की हो गई और नीची जाति का कोई एक, चाहे लड़का हो या लड़की हो गई, ऐसे मामले में भी ऑनर किलिंग हमको देखने को मिलती है, ठीक है। यदि लड़का का धर्म अलग है, लड़की का धर्म अलग है, तो ऐसे मामले भी हमको ऑनर किलिंग वाले सामने आए हैं। इसके अलावा प्रशासन का अभाव, औपचारिक प्रशासन का अभाव है, इसके चलते भी इस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं। ऑनर किलिंग का जो मूल कारण है वो है औपचारिक शासन का ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच का नहीं होना। अब इससे रिलेटेड कुछ नियम कानून भी बनाए गए थे ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको हम रोक सकें। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन द नेम ऑफ ऑनर बिल 2010, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, देखो, माता पिता या फिर जो पंचायत होती है ना, इनके द्वारा जो वयस्क व्यक्ति है, ये जो भी विवाह से रिलेटेड निर्णय लेते हैं तो इसका विरोध आप नहीं कर सकते। विरोध कर रहे हो इसका मतलब है आप उनकी जान के लिए खतरा भी बन सकते हो, ठीक है। लड़की कभी अपने घर वालों के विरुद्ध जाके शादी कर लेती है तो वो दोनों के लिए ही खतरा बन जाता है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। और यदि हम न्यूज़ की बात कर लें तो ऑनर किलिंग का केस सामने आया है जिसमें भाई और कजिन इन्वॉल्व रहे थे, ऐसा वुमेन के द्वारा आरोप लगाया जाता है। 23 ईयर ओल्ड मैन की डेथ हो गई है और उसकी जो वाइफ है क्रिटिकल है आफ्टर दे वर अटैक ऑन थर्सडे नाइट। बात ऐसी यहाँ ये सामने आ रही है कि ये दोनों जो थे ना, दे बोथ बिलोंग टू द सेम क्लान। क्लान मतलब वंश या फिर गोत्र कहते हैं। हम बोलते हैं ना कि एक से गोत्र में शादी नहीं होती है, तो बात यही ऐसी ही कुछ हो गई थी। दोनों का शायद एक सा गोत्र था और उन्होंने शादी कर लिए रहे होंगे। तो दे बोथ बिलोंग टू द सेम क्लान एंड लिव्ड इन द सेम विलेज। अब आप बताओ कि उनकी मैरिज कैसे हो सकती है? आप एक ही गांव में रह रहे हो, दोनों का एक ही गोत्र है, हम अब सोसाइटी में रह रहे हैं, तो कैसे उनकी मैरिज हो सकती है? उनकी जो मैरिज है इज़ एन इंसल्ट टू अस, ऐसा एम.आर. प्रकाश का कहना है। और एम.आर. प्रकाश कौन है? एम.आर. प्रकाश है फादर ऑफ द विनय दाहिया, मतलब जो लड़का है उसके। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। कोई वायरस कैसा है, कैसी उसकी शेप है, इसकी जानकारी जीनोम से हमको प्राप्त होती है। इसी वायरस के विशाल समूह को हम जीनोम कहते हैं। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। हमारी जो कोशिका रहती है उसके भीतर आनुवांशिक पदार्थ होता है, मतलब जिससे हमारे वंशजों के गुण अपनी संतानों में जाते हैं, ठीक है। माता के गुण पुत्र में जाते हैं। उन पदार्थों को कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, इन सभी के ग्रुप को हम जीनोम कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेन का मतलब होता है जेनेटिक वेरिएंट, ठीक है, जैसे नया स्ट्रेन मतलब जेनेटिक वेरिएंट, उसके जीन्स किस प्रकार से हैं। सरल भाषा में कहें
तो अलग अलग वेरिएंट भी हम इसको कह सकते हैं। अलग अलग वेरिएंट की क्षमता अलग अलग होती है, इनका आकार और इनके स्वभाव में परिवर्तन भी पूरी तरह से अलग होता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होता है, हमारा ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसमें से डीएनए निकाला जाता है और फिर उस डीएनए का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। राजस्थान गेट्स जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी। राजस्थान ने को मिल गई है जीनोम सीक्वेंसिंग की लेबोरेटरी। इससे क्या होने वाला है, इट विल हेल्प आइडेंटिफाई न्यू वायरस वेरिएंट। अब यदि कोरोना का नया स्ट्रेन या फिर वेरिएंट देखने को मिलता है तो उसकी जल्दी से पहचान हो पाएगी, इसमें राजस्थान सरकार को सहायता मिलने वाली है। ये जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे राजस्थान पहला स्टेट बन गया है हमारी कंट्री में टू हैव सच ए प्रोविज़न फॉर कंप्लीट सीक्वेंसिंग एट द स्टेट लेवल। हमारे पूरे इंडिया में स्टेट लेवल में कहीं पर भी ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसके पास पूरा क्या है, कंप्लीट प्रोविज़न है कि वो जीनोम की सीक्वेंसिंग कर सके। और इससे फ़ायदा ये होने वाला है, सार्स कोविड-19 का यदि कोई नया वेरिएंट देखने को मिलेगा तो उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो सुविधा है कहाँ पर स्टार्ट हो गई है, सवाई मानसिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमें याद रखना है, राजस्थान में कहाँ पर है। अब यदि हम बात करें यहाँ जो मशीन को इंस्टॉल किया गया है एट द एसएमएस मेडिकल कॉलेज, ठीक है, फंक्शनिंग कर रही है ये 15 जून से। इसकी कैपेसिटी की यदि हम बात करें तो ये टेस्ट कर सकती है 20 सैंपल पर डे, वाइल द रिपोर्ट इज़ रिसीव्ड इन 3 to 4 days। ठीक है, जबकि यदि हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट इज़ रिसीव्ड इन 3 to 4 days, 3 से 4 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आईएसी से रिलेटेड। ठीक है, आईएसी विल बी कमीशन नेक्स्ट ईयर, ऐसा राजनाथ सिंह का कहना है। ठीक है, ये जो आईएसी है जिसको हम कहते हैं इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि इंडिजीनियस है, भारत के द्वारा निर्मित है। तो ये फर्स्ट इंडिया मेड कैरियर है जो कि बिल्ड किया गया एट द कोचीन शिपयार्ड। और कब से ये हमारी सेना में शामिल हो जाएगा काम करने के लिए, तो अगले साल से ये हमारी सेना में, ठीक है, नवल का जो फ्लीट है, नवल का जो बेड़ा है उसमें ये शामिल हो जाएगा। जब हम 75वां, ठीक है, आज़ादी का 75वां वर्षगांठ जब बना रहे होंगे ना, तब इसको शामिल करेंगे, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना है ऑन फ्राइडे। इसके ये प्रोग्रेस को देख रहे थे किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यदि हम बात करें इसकी स्थापना की कि इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इससे हमको सपोर्ट मिलने वाला है नेवीज ऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन और उसके बियॉन्ड, मतलब उसके अलावा भी कहीं कहीं पर हमको इससे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, देखो, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की सेना से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना हमारे देश में ही बने। तो 44 में से 42 वारशिप्स ऑन ऑर्डर आर बीइंग बिल्ड एट इंडियन शिपयार्ड इज टेस्टिमनी टू दिस। 44 वारशिप में 42 तो हमने अपने इंडिया के शिपयार्ड में ही बनाए हैं। आईएसी की यदि हम बात करें तो नियरली 75% इंडिजीनियस कंटेंट इसमें हमको देखने को मिलेगा फ्रॉम डिजाइन, चाहे वो डिजाइन हो, स्टील यूज इन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है,
की वीपन है एंड सेंसर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें 75% हिस्सा इंडिया का है इसमें। इसके बाद वाली न्यूज़ भी डिफेंस से रिलेटेड ही है, ठीक है। डीआरडीओ ने टेस्ट किया है रॉकेट, पिनाका रॉकेट नाम है रॉकेट का, उसकी रेंज को इन्हेंस किया गया है। उसका जो टेस्ट है सफल हो गया है। अब यदि हम बात करें, ठीक है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड 122 mm कैलिबर रॉकेट, ठीक है, इसका भी, और एज वेल एज एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड पिनाका रॉकेट फ्रॉम ए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से इनकी टेस्टिंग की गई है एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर इन उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा में इनका टेस्ट किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इनकी रेंज की। तो जो भी टारगेट निर्धारित आप कर रहे हैं, यदि वो 40 किलोमीटर अप टू 40 किलोमीटर इनकी रेंज रहने वाली है। इसके अलावा दिस इन्हेंस्ड रॉकेट सिस्टम वुड रिप्लेस एग्जिस्टिंग 122 mm ग्रेड रॉकेट्स। अभी हमारे पास 122 mm ग्रेड रॉकेट सिस्टम चल रहा है, अब इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि अब यदि हमको इससे ज़्यादा रेंज प्राप्त हो जा रही है तो हम उसका यूज़ करेंगे, इसको क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो टेस्ट किया गया था वो था पिनाका रॉकेट सिस्टम। इसकी रेंज हमको मिल रही है 45 किलोमीटर तक। बोथ पिनाका एंड द 122 mm रॉकेट सिस्टम वर डेवलप्ड बाय द पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एंड हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी विथ मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर। नागपुर की जो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है, इसकी इनको हेल्प मिली है, ठीक है। इनको डेवलप किया गया है पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। इस लेबोरेटरी में इनको बनाया गया है पुणे में, और इसकी हेल्प की गई है नागपुर की एक कंपनी के द्वारा। इसके अलावा ये जो न्यूज़ आप देखने वाले हैं बुलेट ट्रेन से रिलेटेड, इसका न्यूज़ हम कल बना चुके हैं। देखो, अभी चाहे वो वहाँ के युवाओं को ट्रेनिंग देना हो, उनको वर्दी देना हो, उनको रैंक देना हो, कुछ दिन पहले हमने देखे थे ना कि चाइना कुछ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा है मिलिट्री की एक्सरसाइज की, ठीक है, और कह रहा है कि यदि हम लोग हमारी सेना को ऊंचे स्थान पर डिप्लॉयमेंट करते हैं तो उनको रसद पहुंचाना हो या फिर और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पहुंचाना हो, तो उनके लिए हम इन लड़ाकों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो वो किया, और दूसरा जो कदम है उसने ये उठा लिया है, बुलेट ट्रेन चला रहा है, वो भी कहाँ पर, इंडिया की बॉर्डर में। अब जो हम बुलेट ट्रेन की कल्पना नहीं कर सक रहे हैं अपने इंडिया में नागरिकों को एक जगह से दूसरे जगह स्थान ले जाने के लिए, उस बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल चाइना करेगा। यदि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाता है तो उस दौरान मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, हथियारों की सप्लाई करने में, आप सोच सकते हैं कि चाइना हमसे कितना आगे है। हमारे देश में ना जाने बुलेट ट्रेन कब चलेगी, लेकिन चाइना अपनी बॉर्डर में बुलेट ट्रेन चालू कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं।